2016 से 2021 की एक ऑटो पॉलिसी थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटीज को कम किया था। आज हम 10 साल पीछे चले गए। जो पॉलिसीज हैं वो भी सियासत के साथ तब्दील हो जाती हैं। इस मुल्क पे रहम करें सियासतदान, जो कुछ करना है आप करते रहें, लेकिन कोई भी पॉलिसी जो है उसको तो चलने दें। इतने टैक्सेस लगा दिए, इतने टैक्सेस लगा दिए, आरडी आपकी खत्म नहीं होती, कस्टम ड्यूटी के बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ जाती है, फिर उस पे एक और ड्यूटी आ जाती है। व्यूअर्स, आलूदगी देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा मसला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 80% स्मॉग की वजह रिवायती गाड़ियां बन रही हैं और इन गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारे माहौल के लिए भी एक बड़ा खतरा बन चुका है। इन मसाइल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तमाम पेट्रोल, डीजल और CNG गाड़ियों की कीमतों में 1% से 3% कार्बन न्यू एनर्जी व्हीकल लेवी लगाने की तजवीज़ दी है। फाइनेंस बिल के मुताबिक 800 सीसी से 1300 सीसी तक की गाड़ियों पर 1%, 1300 से 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर 2%, जबकि 1800 सीसी से जायद गाड़ियों पर 3% न्यू एनर्जी व्हीकल लेवी लगाने की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में एनर्जी लेवी के हवाले से एक नया कानून लगाया जाएगा जिसके तहत न्यू एनर्जी व्हीकल अडॉप्शन लेवी लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी। हुकूमत का ये टारगेट है कि 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं और ख़ास बात यह कि इसके लिए 4 अरब रुपए का सब्सिडी पैकेज भी रखा गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी स्वीपिंग पॉइंट्स भी कायम किए जा रहे हैं और ये नई हुकूमती पॉलिसी हमारे रोजमर्रा के सफर, माहौल और मैशत पर किस तरह असरअंदाज होगी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में ऑटो इंडस्ट्री के माहिर हैं, नाम है हाफिज सजाद साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सजाद साहब। सबसे पहले तो हमें जरा तफसीलन बताएं भी बल्कि समझाएं भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 क्या है? आपने तो बड़ा इसका मुआयना किया होगा, स्टडी किया होगा। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अवाम के लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, इस वक्त जो हमारा इंपोर्ट बिल है पेट्रोल का, वो अराउंड $12 बिलियन है एनुअली, और उसमें जो 50% है, 40% तो एग्जैक्टली हमारा वो मोटरसाइकिल्स में और ऑटो रिक्शाज में इस्तेमाल होता है। सही। और फिर हमें जो क्लाइमेट एक्सचेंज में हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त जो मसला चल रहा है, उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन उसी का है। अब अगर आप ऑटो पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 2016 से 2021 की एक ऑटो पॉलिसी थी और उसमें गवर्नमेंट ने बड़ा शानदार इनिशिएटिव लिया था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटीज़ को कम किया था। आज हम 10 साल पीछे चले गए। अब 2025 में हम बैठे हैं। 2016 की ऑटो पॉलिसी, इस मुल्क में एक और मसला है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो भी सियासत के साथ तब्दील हो जाती हैं। मतलब इस मुल्क पे रहम करें सियासतदान, आप आए जाएं, जो कुछ करना है आप करते रहें, लेकिन ऑटो पॉलिसी नहीं, कोई भी पॉलिसी जो है उसको तो चलने दें। बड़ा वैलिड पॉइंट। और ये पॉलिसी को नहीं चलने देते। पॉलिसी चलने दे, पॉलिसी जो है तरक्की के अकॉर्डिंगली बनाई जाए ताकि मुल्क को फायदा हो। आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, आपका मकसद यही होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर जा रहा है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, मजीद हमें बताइएगा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शा खरीदने वालों के लिए कौन सी सब्सिडी रखी है? इसको जरा तफसीलन बताइएगा। मैं अब सब्सिडी की बात करती हैं तो मुझे एक बात बताइए कि आपने 200 यूनिट तक को प्रोटेक्टेड में रख दिया। 201 यूनिट हो तो बिजली का बिल आसमान पे चला जाता है, 400 टाइम्स वो हो जाता है। आप मोटरसाइकिल वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर में चार्जिंग करेगा। आप मसाइल का हल करें, पहले पॉलिसी सही करें। अब यहाँ सियासत जो होती है वो आवाम की खिदमत के लिए होती है ना, नेशनल इंटरेस्ट में होती है। यहाँ सियासत होती है इक़्तिदार के लिए। अगर आप अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठ जाएं कि जो पॉलिसी मैटर है उसमें इनका कोई एक तो इनकी कमेटी ऐसी होना जिसमें ये नेशनल इंटरेस्ट पे बैठे। आपका इस वक्त $6 बिलियन एनुअली हमारा पेट्रोल जो कंज्यूम हो रहा है वो मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शे में हो रहा है। आप और उस पे आप कहते हैं कि हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पे। और इलेक्ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, 200 यूनिट के बाद जब उस जो बिजली के बिल का हाल होता है, आप वो कहेगा भाई पेट्रोल, वो अपने हमसाये को कहेगा कि भाईजान आप मेरा चार्जिंग की इजाजत दे, मेरे 199 यूनिट मेरे 199 यूनिट हो गए। तो आप देखिए, अब पहले तो संजीदा होना, पहले सबसे जरूरी बात है कि ये मजाक बंद करें। और आपके लाहौर में 1.5 करोड़ की आबादी है और आपके पास 4 चार्जिंग स्टेशन हैं और आप ऑटो पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास जो है 2030 तक हम 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। आपका लाहौर से निकले मुल्तान तक, कराची तक, एक भी इस पूरे बेल्ट पे 1300 किलोमीटर पे एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है आपके पास। और देखें, पहले संजीदा हो
आपने सीएनजी का जो हाल किया उस तरह वो एक अननेचुरल बात थी। इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, इलेक्ट्रीफाइड करना आपकी मजबूरी है बहुत सारे हवालों से। देखिए सीधा सीधा आपका 6 बिलियन तो मोटरसाइकिल और रिक्शा खा रहे हैं, $12 बिलियन तो आपका जा रहा है सिर्फ पेट्रोल की इंपोर्ट पे जी। आप सिर्फ ये जो बड़े रोड हैं जीटी रोड पे चले जाएं यार, खुदा का नाम है कि जो वहाँ पे पेट्रोल पंप सीएनजी स्टेशन जो खत्म हुए हैं उनको कर दें। हर पेट्रोल पंप एक सादा सा फार्मूला है, हर पेट्रोल पंप पे एक चार्जिंग स्टेशन लगा दें आप। सही, आपका कितना खर्चा आएगा उस पे? इतना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सजाद साहब, दूसरी हम देखते हैं कि लोग ये बड़ा सवाल करते हैं कि ये जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी और इसके अलावा रिक्शास की आप बात कर रहे हैं, बाइक्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी पायदारी कितनी होगी, अफोर्डेबिलिटी क्या होगी इनकी? फिर देखिए जो अफोर्डेबिलिटी है उससे पहले जो एक बड़ा मसला है वो है मैन्युफैक्चरिंग। अभी जो हमारी ऑटो पॉलिसी है इसमें 2030 में तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है। ऑब्वियसली हो तो रही है, खैर जो हम बात कर रहे थे, लेकिन जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, अफोर्डेबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज और एक जो कंज्यूमर का जो एतमाद है वो बिल्ड नहीं होना जब तक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होगी। अब एक कंपनी कोई गाड़ी लॉन्च करती है, बाइक लॉन्च करती है और उसके बाद उसके पार्ट्स ही अवेलेबल ना हो जी, और तो क्यों जाएगा? एक बंदा होंडा 70 अफोर्ड करता है, उसकी लाइट टूट जाती है, उसकी बैटरी खराब होती है, उसका ऑयल चेंज, हर चीज मार्केट में हर गरीब मोहल्ले में अवेलेबल है। तो पहली जो चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी लोकलाइजेशन बड़ी जरूरी है। जब तक आप लोकलाइजेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल इसी तरह रहेंगे और आप गाड़ी लेकर आप परेशान रहेंगे कि यार कल को इसकी बैटरी भी तो खत्म होनी ना जी। उसका रोड मैप क्या आपके पास, और क्या कंपनीज आएंगी यहाँ पे? एक मतलब बड़ा गलत होने जाएगा अगर गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपर जो है इस पे निगरानी ना की। एक कंपनी आएगी वो 500 गाड़ी बेचेगी और निकल जाएगी। बिल्कुल, वो 500 जो सारिफ है, मैं 500 की बात कर रहा हूँ, 5000 वो कहाँ जाएगा? साहब आप ठीक कह रहे हैं कि मतलब 2030 की तो हुकूमत बात करिए कि इस तरह हमारी कोशिश है कि जनाब 2030 तक जो है वो 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, फिर आप इंपोर्ट की तरफ ऑब्वियसली जाएंगे। जरा हमें ये बताएं, कुछ अवामी मफाद की बात करते हैं, लोगों की बड़ी नज़र होती है, कोई ऑटो एक्सपर्ट आए कि वो उन्हें कोई खुशखबरी दे दे कि जनाब गाड़ी कोई सस्ती होने वाली है। इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से हम बात करते हैं, हुकूमत ने जो मामलात रखे हैं, जो तजावीज़ सामने रखी हैं बजट में, RD कम होगी, कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, फिर जो कम से कम 3 साल की मुद्दत थी इंपोर्ट की उसको बढ़ाकर 5 साल का कर रहे हैं। अवाम का इसमें क्या फ़ायदा है, आम सारिफ का इसमें क्या फ़ायदा है अगर उसे हम कंपेयर करें लोकल मार्केट के साथ, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ? देखिए IMF आपको हमेशा कहता है आप टैक्सेस लगाएं, ये शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, छोटे थे बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो IMF पे सारा बोझ डाल दिया जाता है। IMF तो सादा सी एक बात करता है कि आपके खर्चे इतने हैं और आपकी आमदन इतनी है, या खर्चे कम कर लें या आमदन बढ़ा लें, वो तवाज़ुन तो कायम करें ना, तवाज़ुन तो कायम करें ना। अब ये खर्चे बढ़ाते जाते हैं और आमदन के इनके पास सोर्सेज नहीं होते, IMF पे डाल के अपने खर्चे बढ़ाते हैं। अपने बजट में आप देख लेना कि अपने आप को उन्होंने आराइश में रखने के लिए, मतलब आप चेयरमैन सेनेट देखें इस वक्त चेयरमैन सेनेट सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। अभी कुर्बानी के मौके पे मैंने तो खालों की रिक्वेस्ट की थी कि खालें भी भेजिए चेयरमैन सेनेट को। आप देखें बागात पे उन्होंने कितना, जाहिर बात है पौधों को पानी देना और उनकी हिफाजत करना कितना जरूरी है और उसके लिए एक खास बजट का। अच्छा, आप कुछ देर पहले पेट्रोल पंप के हवाले से बात कर रहे थे कि वहां पे चार्जिंग स्टेशन लगा लिया जाए, तो डिफेंस रोड पे अगर आपका गुजर हो तो एक ही रोड पे 7 से 8 पेट्रोल पंप है, इवन दो एक पेट्रोल पंप है जो एक जैसे आमने सामने है। अगर वहां पे चार्जिंग इस तरह स्टेशन लगा दिया जाए तो आवाम के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन उसके बरअक्स मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू है, हर इलाके में, हर सोसाइटी में, जहाँ पे घरों में बिजली नहीं मिल रही, आप सुकून से कुछ घंटे ठंड में AC के नीचे या पंखे के नीचे नहीं गुजार सकते, वहाँ पे अगर आपने कमाने के लिए जाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके पास है, तो आप किस तरह उसको चार्ज करेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए जब भी जो भी मुल्क में कोई भी मुल्क जो इसको इलेक्ट्रीफाई करता है गाड़ियों को, तो वो पहली जो चीज़ निकालते हैं वो घरों के अंदर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, एक रैपिड चार्जिंग जो चीज़ें हैं वो घरों में भी अप्लाई दे दी जाती हैं। मसलन मैं आपको जापान की बात करता हूँ, मैं जापान में 2019 में गया तो वहाँ पे 2000 येन का एक कार्ड मिलता था, आप पूरे महीने में सिर्फ 2000 येन यानी पाकिस्तानी आज भी वो 4000 रुपया बनता है, आप वो पे करेंगे और आपके गली मोहल्लों में चार्जिंग स्टेशन लगे हुए थे और वहाँ से जाकर आप गाड़ी अपनी पूरे महीने के लिए कर सकते हैं। तो ये एक पूरी पॉलिसी होती है। लेकिन अभी जो बात हुई थी वो बड़ी ज़रूरी है कि जो
इंपोर्टेड गाड़ियों पे गवर्नमेंट ने, IMF ने कहा कि आपने इतने टैक्सेस लगा दिए कि RDA आपकी खत्म नहीं होती, कस्टम ड्यूटी के बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी आ जाती है, फिर उस पर एक और ड्यूटी आ जाती है। तो अगर IMF ने कहा कि इन ड्यूटीज को कम किया जाए तो इसका मतलब कि एक जुल्म की हद थी जो क्रॉस हो चुकी थी। और लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर है ही नहीं है। मतलब टोयोटा के CEO खुद कहते हैं कि हम रीवो और पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर, आपका रीवो चल रहा है, फॉर्च्यूनर चल रहा है, पुलिस में चल रहा है, डाले चल रहे हैं, उसका वो खुद मानते हैं कि 40% हम सिर्फ लोकलाइजेशन है और 60% हम इंपोर्ट करते हैं। आपकी जो छोटी से छोटी पाकिस्तान में 660 सीसी गाड़ी बन रही है, वो $3000 से ऊपर की गाड़ी नहीं है, दुनिया में जहां से मर्जी बनवा लें। $11000 में पाकिस्तान में वो बेची जा रही है। उसकी क्या है कि उसकी क्वालिटी क्या है कि मुख्तलिफ जो खुदा ना खास्ता बड़े बुरे हादसा पेश आए, पिचक के रह जाती है वो गाड़ी बेचारी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 12.5% से GST उठा के कहां आप ले गए हैं। सर गरीब की रेंज से बाहर निकल के वो गाड़ी कल्टस को 5 मिलियन पे ले गए हैं। मैं चाइना खुद गया, कल्टस की मैंने पूरी वहां पे इसके अकॉर्डिंग गाड़ी बनाने की कोशिश की। $4500 में इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रही थी जी। $4500 में इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप वो एक पेट्रोल गाड़ी खटारा जिसका इंजन और जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स कुछ नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, और वो यहाँ पे पाकिस्तान में 5 मिलियन पे चली गई। हाफिज साहब आप ठीक कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं और दुखों की एक लंबी फहरिस्त है, अगर हम उसे खोल के बैठ जाए तो। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और आपने बड़ी अच्छी माहिराना राय दी।